बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। डियर स्टूडेंट्स, नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। चैप्टर नंबर 10 है जो आपका, जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। तो इसमें जो ये वाली वीडियो है इस चैप्टर की, ज़्यादातर वीडियोस, बस एक दो वीडियो को छोड़ के बाकी सारी वीडियो आपकी हिंदी और इंग्लिश मीडियम की कंबाइन होंगी। ठीक है ना। तो तभी मैंने यहाँ पर लिखा है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का ये पार्ट नंबर 1 है, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है इसमें क्या है, ज्यादातर जो पार्ट है वो है आपका डेरिवेशन से रिलेटेड। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा है। तो इस कारण हिंदी और इंग्लिश मीडियम को कंबाइन यानी जल्दी करवाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट में दिक्कत आती है। जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है या फिर जो आपका यानी कि जो डेरिवेशन वाला पार्ट है, उसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सेम ही है। तो इस कारण अपने सेम ही चलने देते हैं। ठीक है। तो मैं पूरी ट्राई करूंगा कि आपको समझ आए हर एक चीज। तो आज अपने इसका इंट्रोडक्शन और एक छोटा सा टॉपिक करेंगे। और ये वीडियोस आपको रेगुलर नहीं मिलेगी, बीच बीच में जब भी मेरा टाइम लगेगा मैं डाल दिया करूंगा। वैसे जो आपका चैप्टर नंबर 16 है वो चलता रहेगा। ठीक है ना बच्चों। तो अब देखो, सबसे पहले आज अपने जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अपने पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है दिष्ट धारा। ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कि अपने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज होता है, यानी कि आवेश के प्रवाह को अपने विद्युत धारा बोल देते हैं। अब ये वाला जो इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा है, दो तरह की होती है, एक दिष्ट धारा और दूसरी होती है प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। इसको अपने शॉर्ट में डीसी बोल देते हैं और इसको अपने बोल देते हैं एसी। ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले डीसी करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट इसको बोल देते हैं, दिष्ट धारा। देखो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में चाहे डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा इसका नाम हो, लेकिन नाम इसका सारे ही डीसी ही लेते हैं। ठीक है। तो अपने भी इसको डीसी कहेंगे। तो देखो सबसे पहले जो इसकी परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ ऊपर लिखना मैं भूल गया था। तो देखो, वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहती है दिष्ट धारा कहलाती है। यानी कि इसकी क्या है कि जो डायरेक्शन है, यानी कि द करंट हुज डायरेक्शन डज नॉट चेंज विद टाइम इज कॉल्ड डीसी। यानी वो करंट जिसकी डायरेक्शन क्या है, टाइम के साथ चेंज नहीं होती, जिसकी दिशा समय के साथ नहीं बदलती, उसको अपने क्या बोल देते हैं? डीसी बोल देते हैं। हाँ, इसका जो मान है, इसकी जो वैल्यू है, वो बदल सकती है टाइम के साथ। ठीक है ना। वो बदल भी सकती है कई कई कंडीशंस में, और कई कंडीशंस में सेम भी रह सकती है। दोनों ही चीजें हो सकती हैं। ठीक है। तो अब देखो, यहां पर आपके सामने जो ये है कि ऐसे उपकरणों, अब जो दिष्ट धारा है ये दो टाइप की होती है। डीसी जो होते हैं आपके पास, वो मेनली जो दो टाइप है डीसी के। पहला जो टाइप है वो आपके पास ये है कि ये वाली दो ग्राफ दिए हुए हैं आपको, इसको अपने एक समान दिष्ट धारा या यूनिफॉर्म डीसी बोल देते हैं, यूनिफॉर्म डायरेक्ट करंट। और ये वाला जो ग्राफ है इसको असमान उच्चायन डीसी, ठीक है, असमान उच्चायन दिष्ट धारा या पल्सेटिंग डीसी बोल देते हैं। ठीक है। अब देखो दोनों में फर्क क्या है कि जो ये एक समान है, इसकी वैल्यू हर जगह पे आप जितने मर्जी टाइम पर देख लो, ये क्या रहती है? ऊपर आई लिया हुआ है अपने इधर करंट, और इधर समय या टाइम लिया हुआ है, तो हर जगह इसकी वैल्यू सेम रहती है। ऐसे चलता है। तो मतलब कि जिसकी वैल्यू हर टाइम क्या रहती है? वो सेम रहती है। और डायरेक्शन तो सेम है ही, डायरेक्शन तो इसकी एक ही है, और वैल्यू भी इसकी क्या है? सेम है। तो इसको अपने क्या बोल देते हैं? एक समान डीसी। तो ऐसे उपकरणों से प्राप्त जिनकी ध्रुवता समय के साथ समान रहती है, यानी कि गेट फ्रॉम दो सोर्सेज हुज पोलरिटी रिमेन्स सेम विद टाइम। यानी कि ये जो अपने को डीसी मिलती है, ये अपने को ऐसे सोर्सेज से मिलती है, ऐसे स्रोतों से मिलती है जिनकी ध्रुवता चेंज नहीं होती। ध्रुवता पोलरिटी का मतलब है भी पॉजिटिव और नेगेटिव उनके चेंज नहीं होते टाइम के साथ। मान लो जो बैटरी होती है अपने, उसका पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होता है कभी? जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगा, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहेगा। तो बैटरी से जो अपने को करंट मिलता है मेनली, वो क्या होता है? एक समान डीसी या यूनिफॉर्म डीसी अपने को मिलता है करंट। ठीक है। अब नेक्स्ट है असमान उच्चायन डीसी या पल्सेटिंग डीसी। तो ये पल्सेटिंग डीसी क्या होता है कि ऐसा जो इसकी जो वैल्यू होती है, इस करंट की वैल्यू, ये देखो आई है और इधर टाइम टी है, तो इसकी वैल्यू टाइम के साथ क्या होती है? चेंज होती रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। भी ऐसे नहीं भी ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव इसकी वैल्यू आ जाएगी, नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत इसमें वैल्यू क्या आती है? चेंज रहती है इसकी टाइम के साथ, लेकिन डायरेक्शन सेम होने के कारण इसको अपने डीसी में शामिल करेंगे।
ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये एसी है। इसको अपने असमान उच्चायन डीसी यानी पल्सेटिंग डीसी उसको बोल देते हैं, या आप इसको असमान डीसी भी डायरेक्ट कह सकते हो। ठीक है, तो ये दिष्टकारी से प्राप्त धारा होती है करंट गेन्ड फ्रॉम रेक्टिफायर। ये जो रेक्टिफायर आपने 16वें चैप्टर में पढ़ा होगा कि रेक्टिफायर किस काम आता है, एसी को डीसी में चेंज करने के काम आता है। तो जो रेक्टिफायर से अपने को या दिष्टकारी से अपने को धारा मिलती है वो कैसी धारा होती है, पल्सेटिंग डीसी होती है। ठीक है, यानी कि असमान उच्चायन वाली डीसी धारा होती है, उसमें अपने 16वें चैप्टर में इसको पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब डीसी हो गया, ये डीसी वाला पार्ट इतना ही था। अब ये अपना चैप्टर में नहीं है, लेकिन ये इंट्रोडक्शन थी थोड़ी। अब बात आती है प्रत्यावर्ती धारा या एसी अल्टरनेटिंग करंट की। तो क्या है कि बिल्कुल डीसी के अपोजिट इसकी डेफिनेशन होगी, क्या कि समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित। अब मैंने यहाँ पर पूरी परिभाषा नहीं लिखी कि वह धारा जिसका मान समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होता रहता है उसको प्रत्यावर्ती धारा। मैंने मेन वर्ड लिखा है, द करंट हुज डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली, यानी वो करंट जिसकी क्या होती है, टाइम के साथ साथ डायरेक्शन भी हर टाइम चेंज होती रहती है, उसको अपने क्या बोल देते हैं, एसी बोल देते हैं, प्रत्यावर्ती धारा बोल देते हैं। तो एसी और डीसी में मेन फर्क क्या हुआ कि इनकी जो डायरेक्शन है फ्लो होने की वो क्या होती रहती है, हर टाइम चेंज होती रहती है। एसी की तो डीसी की डायरेक्शन सेम रहती है, वैल्यू दोनों की चेंज होती है। ठीक है ना, इसकी भी हो सकती है लेकिन इक्वल भी रह सकती है, लेकिन जो एसी है इसकी भी क्या है, वैल्यू एक बार इक्वल रह सकती है, चेंज भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती है। तो अब देखो जो इसके टाइप हैं वो हैं, सबसे पहले वर्गाकार धारा या वर्गाकार एसी, स्क्वायर वेव एसी। ठीक है, वर्गाकार यानी कि स्क्वायर वेव, यानी कि अपने को जो ये वाली करंट मिलती है। एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर अपने करंट को देख तो नहीं सकते, ठीक है, करंट को देख नहीं सकते अपने, लेकिन उसको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो माप सकते हैं तो अपने को यहाँ पर ग्राफ के थ्रू उसको शो करेंगे। अब जो चीज मापी हुई है उसको अगर अपने किसी यानी दिखाना चाहे मैथमेटिकल में या फिजिक्स में, तो अपने उसको क्या करते हैं, ग्राफ के फॉर्म में दिखाते हैं। जैसे आपने वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ पढ़ा होगा, तो वहां ग्राफ में अपने को पता लगता है कि जो कार है मान लो या कोई भी बस है वो कैसे जा रही है, कैसे उसकी वेलोसिटी वेग चेंज हो रहा है, या और तो उसकी स्पीड वगैरह अपने ग्राफ में देखते थे। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पे है कि करंट को वैसे तो देख नहीं सकते लेकिन ग्राफ के थ्रू अपने देख सकते हैं। तो अब जो ये वर्गाकार धारा है, स्क्वायर वेव एसी है, इसका जब अपने ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ अपने को ऐसे मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर सबसे पहले जो ये टाइम है, ये मैंने t/4, t/2, 3t/4 और t ये टाइम लिखा है। तो t यहां पर जो टाइम है, t को अपने बोल देते हैं आवर्तकाल। क्या बोलेंगे, आवर्तकाल, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड वैसे आपने पढ़ा हुआ है कि एक चक्कर में लगने वाला समय, कि टाइम टेकन बाय कंप्लीट कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल में जितना टाइम लगता है कंप्लीट करने में। तो यहाँ पर एसी जो यहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ तक उसका वन साइकिल कंप्लीट मानते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, तो अब इसमें देखो बच्चों कि जब आपकी एसी ये वाला जो एसी करंट होता है, जब ये टाइम t इज इक्वल टू 0 से t/2 टाइम तक जाती है, ये टाइम आपका t/2 तक है, तो उतने टाइम तक इसकी जो वैल्यू है वो एक फिक्स वैल्यू रहती है, इसको अपने im बोल देते हैं, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। फिर t/2 टाइम पर आके एकदम से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और नेगेटिव में ये क्या होता है, वैल्यू इसकी फिर से क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। अब ये नेगेटिव करंट की वैल्यू नहीं है, ये अपने को शो कर रहा है कि जो यहाँ पर अपना करंट है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब जो वैल्यू पहले ऊपर im थी, अब माइनस im का मतलब अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो ये पीरियोडिकली यानी t/2 टाइम के बाद ये अपनी क्या कर लेती है, डायरेक्शन चेंज कर लेती है। लेकिन इसकी खासियत होती है कि t/2 टाइम तक इसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। बच्चों समझ आई बात। फिर उसके बाद आता है ट्राइंगुलर वेव एसी, त्रिकोणीय तरंग धारा। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें और इसमें फर्क क्या है कि जो अपना बिल्कुल इनिशियल टाइम है, प्रारंभिक समय है, वहां से और यहां तक जो आपका ये टाइम है, अगर मैं इसको कहूं t/4 टाइम तक, तो ये क्या रहती है, इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, बढ़ती है। लेकिन t/4 से t/2 टाइम तक फिर से ये क्या होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज होना। यहां पर एकदम से नीचे आ गई थी, लेकिन यहां पर क्या है, जैसे जैसे टाइम आप इंक्रीज करते हो इधर, तो जो आपका करंट है वो देखो डिक्रीज होता जा रहा है और t/2 टाइम पर आके फिर से जीरो हो जाता है।
फिर t/2 पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और फिर यहाँ पर 3t/4 टाइम पर ये क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव में मैक्सिमम, मतलब कि डायरेक्शन चेंज हो जाती है करंट। तो इस तरह से वेव मिलती है। तो यहां से कभी तो चाहे आपसे एक आधे नंबर का क्वेश्चन पूछ लें, लेकिन आज तक तो नहीं पूछा हुआ, लेकिन ये फिर भी इंट्रोडक्शन जरूरी था इस चैप्टर का, ठीक है ना। तो इसको आप एक बार देख लो, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपने नेक्स्ट करते हैं जो इस चैप्टर का यानी सबसे मेन पार्ट है। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट जो टाइप है वो है सबसे जो मेन, जिसके बारे में अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे, साइनोसॉइडल वेव एसी, ज्यावक्रीय तरंग धारा, या इसको अपने सिंपल शब्दों में साइन वेव एसी ही बोल देते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी साइन वेव एसी इसको ज्यादातर बोलते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि जो अपने को एसी करंट मिलता है, ये जो करंट है ये सबसे इसका सरल रूप है, यानी सिंपल फॉर्म है। सिंपल फॉर्म में यानी कि इसको अपने डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जैसे ही अपने ये इसको बनाते हैं, इसमें कोई चेंज करना नहीं पड़ता करंट में, ये डायरेक्ट अपने यूज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा जो करंट है वो अपने को मेनली जनरेटर वगैरह से मिलता है, ठीक है। या जितनी भी अपने घरों में लाइट आती है वो सारी यही होती है, साइनोसॉइडल वेव एसी। समझ आई बात। तो इसको बनाना आसान होता है एक तो, और यूज करना भी आसान होता है, ठीक है। तो अब ये क्या है कि इसका मान ज्यावक्रीय साइन या कोस के रूप में बदलता है। इट्स वैल्यू चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ साइन और कोसाइन, यानी कि जो इसकी वैल्यू है, जब अपने इसकी वैल्यू को देखते हैं अभी कैसे चेंज होती है, तो वो तो या तो साइन वेव की फॉर्म में चेंज होगी या कोस की। तो साइन और कोस की तो वेव तो एक जैसी होती है, बस थोड़ा सा उसमें फेज डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अभी एक साइन की वैल्यू जहां पर 0 है, वहां कोस की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, लेकिन चलते एक जैसी है, वेव एक जैसी चलती है। तो साइन या कोसाइन की फॉर्म में इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। साइन की वैल्यू ज्यादातर साइन की वैल्यू की फॉर्म में ही अपने पास इसका ग्राफ आता है, ठीक है। अब जो इसकी इक्वेशन होती है ना, वो इक्वेशन है, जो इसकी वोल्टेज की इक्वेशन है वो तो अपने लिखते हैं V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। और जो करंट की इक्वेशन लिखते हैं वो I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। अब आप कहोगे कि सर ये इक्वेशन कहाँ से है, तो ये आपने 9th चैप्टर में अगर वहां पर पढ़ा हो, टॉपिक था आपके, कि जब अपने क्या करते हैं कि दो मैग्नेट के बीच में, दो चुंबक के बीच में कुंडली को घुमाते हैं, एक कॉइल को जब अपने रोटेट करते हैं, तो जो उससे अपने को करंट मिलता है वो एसी करंट होता है, ठीक है ना। तो वहां पर अपने ये वाली इक्वेशन निकाली थी, तो ये वाली इक्वेशन वहां से आई है। अब जो ये करंट की इक्वेशन है वो बिल्कुल क्या है, इसी से ही बनी है, वोल्टेज से ही। और ये करंट की इक्वेशन में आप सोचोगे कि ये फाई क्या है, तो फाई यहाँ पर फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई है, वी और आई के मध्य कलांतर है। अब आप कहोगे कि सर कलांतर क्या है, मतलब ये फाई अपने को वैल्यूज के बारे में बताता है अलग अलग टाइम पे, ठीक है। कि इस टाइम पे जो v की वैल्यू है वो तो इतनी रहती है, और i की वैल्यू है वो इतनी रहती है। तो v और i की वैल्यूज के बारे में अपने को ये फाई बताता है, ठीक है। भी कैसे चेंज होती है इनकी वैल्यू, और फाई की वैल्यू अपने अलग अलग जो आगे इक्विपमेंट आएंगे, उपकरण आएंगे, जैसे संधारित्र आ गया, कैपेसिटर आ गया, या फिर रेजिस्टेंस आ गया, प्रतिरोध आ गया, तो उस सारों के लिए फाई की वैल्यू निकालेंगे अपने यहाँ पर, सारों के लिए इक्वेशन भी निकालेंगे, जो ये दोनों इक्वेशन है। तो ये जनरल इक्वेशन है, सामान्य समीकरण है, ठीक है ना। तो आपको ये डायरेक्ट याद रखनी है ऐसी की ऐसी। और यहाँ पर एक चीज और, कि जो यहाँ पर Vm और Im है, ये मैक्सिमम वैल्यूज है, मैक्सिमम वैल्यूज, या इनको हिंदी में बोल देते हैं शिखर मान, ठीक है। या इसको पीक वैल्यू भी बोल देते हैं इंग्लिश में, दूसरा नाम इसका मैक्सिमम या पीक वैल्यू, या फिर शिखर मान। यानी करंट और जो वोल्टेज है, वोल्टता और धारा के अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि ये Im है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर अपने वोल्टेज का ग्राफ बनाए तो वहां पर Vm आ जाएगा। समझ आई बात। तो ये आपके पास इसकी इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद देखो जो आपके पास आता है इसका सिंबल, यानी कि एसी को अपने शो कैसे करते हैं, जैसे बैटरी, बैटरी के थ्रू डीसी को शो करते हैं, तो डीसी के लिए तो अपने बैटरी लगा देते हैं। तो एसी के लिए जहां भी सिंबल यूज होगा वो ऐसा होगा, यानी चिन्ह जो होगा इसका एसी का, वो अपने एसी स्रोत का ऐसा लगाएंगे जिससे अपने को एसी मिल रही है, ठीक है। तो यानी ये साइन वेव की तरह इसके अंदर लगाया हुआ है। तो ये एसी का क्या है, सिंबल है। तो अब इसके बाद अपने क्या है कि मेन इसका पार्ट स्टार्ट होता है। ये तो चलो इंट्रोडक्शन पार्ट था, मेन इसका पार्ट मतलब कि एसी जो करंट है उसका मैथमेटिकल अपने क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूले डेराइव करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको देख लो, फिर उतने टाइम में अपने करते हैं इसके फॉर्मूले डेराइव।
अब देखो बच्चों, आपके पास अलग अलग वैल्यूज आती हैं कि एसी के मान ही है, ये एसी की वैल्यूज हैं। सबसे पहले तात्क्षणिक मान एसी का, फिर शिखर मान क्या होता है, फिर औसत मान, मतलब कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू और एवरेज वैल्यू, तीनों क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले तात्क्षणिक मान, तो जैसे आप तात्क्षणिक या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते थे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालते थे, तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक वेग, ये सारी चीजें निकालते थे, तो बिल्कुल उसी तरीके से इसकी परिभाषा है कि किसी एसी परिपथ में टी समय पर धारा का मान, यानी कि वैल्यू ऑफ एसी एट एनी इंस्टेंट, वैल्यू ऑफ एसी एट एनी इंस्टेंट टाइम टी, यानी टाइम टी पर एसी की वैल्यू सर्किट में, यानी कि अगर आपको फिक्स टाइम पर पूछ लें कि मुझे तो इतने सेकंड पर एसी की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए अपने क्या करते हैं, आई की वैल्यू निकालने के लिए डी क्यू अपॉन डी टी निकाल करते हैं। ठीक है, जैसे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते थे, तात्क्षणिक वेग निकालते थे, तो v बराबर डी एस अपॉन डी टी, यानी कि वहां पर विस्थापन का, डिस्प्लेसमेंट का आप क्या करते थे, टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते थे, तो वो यहां पर भी डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करना होगा आपको। फिर शिखर मान आता है, तो ये होता है परिपथ में धारा का अधिकतम मान, जिसको आपने अभी Vm और Im से शो किया था, Vm और Im से इसको शो किया था, तो वही चीज है ये। और फिर आता है औसत मान, धारा का एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू बिल्कुल वैसे ही जैसे आप वेग और त्वरण देखते थे, तो वही है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देखते थे, तो आई एवरेज, यानी क्योंकि करंट जो होता है वो होता क्या है, आवेश बटा समय, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम, तो कुल आवेश बटे कुल समय, यानी टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। मतलब आपको कह दिया भी अगर किसी सर्किट में 10 मिनट के लिए टोटल जो चार्ज है वहां पे 50 कूलम का चार्ज वहां पे फ्लो हुआ, 10 मिनट के लिए 50 कूलम का चार्ज फ्लो हुआ, तो अब यहां पर जो अपने पास करंट की वैल्यू आएगी, आई का मान आएगा, वो औसत मान होगा। मतलब टोटल टाइम दिया अपने को भी, इतने टाइम में इतना चार्ज है वो फ्लो हो गया, इतना आवेश प्रवाहित हो गया, तो अपने क्या है, इसके लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए अपने क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। समझ आई बच्चों। अब आते हैं अपने डेरिवेशन पर, आज का जो डेरिवेशन है, अब ये जो एवरेज वैल्यू है ना, एवरेज आई, एवरेज औसत मान है, इसके दो टाइप के मान आएंगे। ये अपने एसी का ग्राफ पढ़ा था, ठीक है, ये वाला टाइम है t/2 और ये है टाइम t। ठीक है, तो अब देखो अपने औसत मान निकालेंगे, एवरेज वैल्यू निकालेंगे एसी की। यहां पर दो तरह से निकालेंगे अपने, एक तो पूर्ण चक्कर के लिए, पूर्ण चक्कर के लिए, फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर कंप्लीट साइकिल, ठीक है, पूर्ण चक्कर के लिए। और दूसरा अर्ध चक्कर के लिए, ये फॉर हाफ साइकिल, ठीक है ना, फॉर हाफ साइकिल। तो अब देखो, यानी कि पूर्ण चक्कर के लिए, तो मतलब यहां से जो एसी स्टार्ट हो रही है, देखो इसके वैल्यू हर टाइम चेंज हो रही है, यहाँ पे जाके मैक्सिमम हो रही है, फिर घटनी स्टार्ट होगी, फिर ऐसे करके घटनी, तो मतलब हर टाइम पे इसकी अलग अलग वैल्यू आ रही है। तो अपने सारी वैल्यूज को जोड़ के और फिर क्या कर देंगे, उसका मीन निकाल देंगे, माध्य निकाल देंगे, यानी कि उससे अपने पास क्या आ जाएगा, पूर्ण चक्कर के लिए। तो अब पूर्ण चक्कर के लिए मतलब कंप्लीट साइकिल के लिए, तो देखो आप यहाँ पर क्या है कि जितनी वैल्यू ऊपर पॉजिटिव में जा रही है उतनी ही नेगेटिव में जा रही है, तो कंप्लीट साइकिल के लिए तो जीरो आएगा, लेकिन जीरो अपने को डेरिवेशन करके निकालना पड़ेगा। और अर्ध चक्कर के लिए, यानी यहां तक इतनी वैल्यू के लिए ये जीरो नहीं आएगा। तो आज अपने निकालेंगे फॉर कंप्लीट साइकिल, पूर्ण चक्कर के लिए औसत मान एसी का, व एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर कंप्लीट साइकिल। ठीक है, तो ये सबसे पहला डेरिवेशन है इस चैप्टर का। तो अब देखो बच्चों, एक पूर्ण चक्र के लिए एसी का औसत मान, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर कंप्लीट साइकिल। तो अब इसको देखो कैसे निकालेंगे अपने, कैसे इसको डेराइव करते हैं। तो सबसे पहला इसमें अपने स्टार्ट करेंगे, वी नो दैट यहां पर I इज इक्वल टू, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है इसकी, डी क्यू बटा डी टी होती है, ठीक है ना। तो डी क्यू बराबर यहां पर क्या आ जाएगा, आई डी टी के इक्वल आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं कुल आवेश या टोटल चार्ज की, क्योंकि अपने यहां पर जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो एवरेज वैल्यू निकाल रही हैं, ठीक है, एवरेज वैल्यू निकाल रही हैं। तो एवरेज वैल्यू के लिए अपने पास, एक तो यार इस कमरे में ना मक्खियां बहुत हैं, कल मैं इसका इलाज करूंगा नेक्स्ट वीडियो तक, ठीक है ना। तो आज आप जैसे तैसे देख लेना,
जुगाड़ लगा के सेटअप लगाया होता है, तो बाहर गेट खुले हैं, अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो इस कारण मक्खियाँ बहुत आती हैं। मेरे को डर रहता है कहीं कैमरे पर ना बैठ जाए मोबाइल के, सब कुछ बंद हो जाता है। तो अब देखो टोटल कुल आवेश के लिए अपने Q बराबर समाकलन ऑफ डी क्यू यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू करेंगे। तो Q इज इक्वल टू यहाँ पर आई डी टी आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। टोटल चार्ज अपने पास आ गया है। ठीक है, अब कुल समय, टोटल टाइम, कुल समय के लिए अपने क्या करेंगे, यानी टोटल टाइम। तो ये आपके पास टोटल टाइम है वो टी के इक्वल आ जाएगा, ये डी टी अपने लिख देंगे, क्योंकि टाइम का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने कंप्लीट साइकिल के लिए निकाल रहे हैं, पूर्ण चक्कर के लिए। कंप्लीट साइकिल में लगने वाला टाइम कितना होता है, टी होता है। तो इसकी वैल्यू तो फिक्स है, इसकी वैल्यू अलग है। तो अगर अपने बात करें औसत मान एसी का, औसत मान या एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, तो वो क्या आ जाएगी बच्चों, देखो ऊपर तो आ जाएगा Q और नीचे आ जाएगा T। तो ऊपर तो आ जाएगा आई डी टी और नीचे आ जाएगा डायरेक्ट डी टी। ठीक है, तो अब अपने यहाँ पर यानी आई एवरेज, अब अपने कंप्लीट साइकिल के लिए निकाल रहे हैं, पूर्ण चक्कर के लिए। तो अब अपने पास अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आई की, तो वो अपने वैल्यू पड़ी थी आई एम साइन ओमेगा टी। आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। अब आप कहोगे कि सर हम आपने तो फाई भी यहाँ पर लिखा था। तो बेटा फाई लिखा था, लेकिन कैलकुलेशन में अगर अपने फाई को इंक्लूड करते हैं यहाँ पर, तो कैलकुलेशन इसकी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो अपने फाई को यहाँ पर एक बार नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि फाई लेते भी हैं फिर भी इसकी वैल्यू उतनी ही आएगी जो बिना फाई लिए होने पर आती है। ठीक है, तो फाई को इस कारण इंक्लूड नहीं करते यहाँ पर। अगर फाई को आप लिखना भी चाहो लिख भी सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, उससे वैल्यू इसकी अनचेंज रहेगी, कोई उस वैल्यू पर फर्क नहीं। तो आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, ये अपने सिंपल फॉर्म ली है इसकी। अब देखो आई एम साइन ओमेगा टी, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो। तो आई एवरेज जो आ जाएगा आपके पास, वो देखो क्या आ जाएगा, आई एम साइन ओमेगा टी इंटू में डी टी, और इसको मैं टी लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टी आएगा, dt का जो इंटीग्रेशन आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, टी आएगी आपके पास। तो अब देखो आई एवरेज अगर मैं यहाँ से लिखूं, और यहाँ पर लिमिट अपने को और लगानी पड़ेगी, 0 से लेके और कितने टाइम तक, टी टाइम तक अपने निकालना चाह रहे हैं एवरेज वैल्यू। तो जो आई एवरेज आ जाएगा देखो बच्चों आपके पास, वो आ जाएगा आई एम बाहर ले रहा हूँ, टी भी बाहर ले रहा हूँ, और यहाँ पर जो अंदर बचेगा साइन ओमेगा टी डी टी, 0 से लेके और कैपिटल टी तक, क्योंकि आई एम कॉन्स्टेंट है और नीचे बटा में टी भी कॉन्स्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा आई एम बटा टी साइन ओमेगा टी डी टी। अब देखो आई एवरेज इज इक्वल टू आई एम अपॉन में टी। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। तो अब देखो यहाँ पर साइन का तो होता है, देखो साइन का जब डिफरेंशिएशन या अवकलन करते हैं तो डायरेक्ट कोस होता है, तो इंटीग्रेशन या समाकलन उसके अपोजिट प्रोसेस है, विपरीत प्रक्रिया है। तो यहाँ पर माइनस कोस ओमेगा टी आएगा और बटा में ओमेगा आएगा। अब आप कहोगे कि सर ये क्यों, कि क्योंकि साइन ए एक्स का अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा हो तो ये माइनस का कोस ए एक्स, और यहाँ पर जो भी एक्स के साथ होगा वो क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाता है। ठीक है, तो इस कारण ये फॉर्मूला था 11वीं क्लास में, अगर आपने पढ़ा हो, बायो वाले स्टूडेंट के अगर नहीं याद तो इसको याद कर लो। ठीक है, तो अब ये ओमेगा भी कांस्टेंट है, ओमेगा को भी बाहर ले लो, माइनस को भी बाहर ले लो आप। तो आई एवरेज इज इक्वल टू आई एम बटा में ओमेगा टी, और माइनस का माइनस भी बाहर ले लो, तो अंदर बचेगा कोस ओमेगा टी, और 0 से टी और 0 से टी। समझ आई बात। अब कोस ओमेगा टी में अब टी की वैल्यू पुट कर दो आप, माइनस आई एम बटा ओमेगा टी, और इसमें कोस ओमेगा टी माइनस कोस 0। अब कोस ओमेगा टी का मान अपने कैसे निकालें, तो अब अपने जानते हैं कि जो ओमेगा होता है वो 2 पाई अपॉन में टी होता है बच्चों। क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है। तो जो आई एवरेज आ जाएगा वो माइनस आई एम बटा ओमेगा टी, और ये कोस 2 पाई बटा टी,
और इनटू में टी, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो अब टी से टी कैंसिल, तो कोस 2 पाई, कोस 360 डिग्री, 360 डिग्री, तो कोस की वैल्यू आपको अगर नहीं याद तो यहाँ पर +1, यहाँ -1, यहाँ 0 और यहाँ 0। तो अब पूरा कंप्लीट ऐसे साइकिल करके यहाँ पर दोबारा से आ जाएं तो क्या आ जाएगी, +1 ही आएगी। तो कोस 2 पाई की वैल्यू भी क्या होती है, +1 ही होती है। तो आई एवरेज इज इक्वल टू -Im अपॉन ओमेगा टी, और ये 1 -1, तो क्या आ जाएगा, -Im अपॉन ओमेगा टी, और इनटू में 0, तो ये वाली वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो आप देखने में तो ऐसे लग रहा है कि ये 0 ही निकालनी थी सर ये वैल्यू, तो अपने इतना ताम झाम किया क्यों? तो करना तो पड़ेगा ही, अगर नंबर लेने हैं तो करना पड़ेगा आपको सारा ताम झाम। तो क्या करना है, कुछ नहीं, आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी से स्टार्ट करना है डेरिवेशन। पहले डी क्यू टोटल आवेश यानी टोटल चार्ज की वैल्यू, फिर टाइम, दोनों को डिवाइड करके और आई एम साइन ओमेगा टी रख देना है। ठीक है, समझ आएगी इतनी बात। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बताने जा रहा हूँ, इसको एक बार देख लो आप। दो फॉर्मूले हैं जो कि अपने नेक्स्ट जो वीडियो अपने लेके आऊंगा मैं, उसमें आपके काम आएंगे दो फॉर्मूले। तो वो दोनों फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, इंटीग्रेशन के ही फॉर्मूले हैं। तो एक बार इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों फॉर्मूले जो मैथ वाले हैं उनको तो याद होंगे ये वाले फॉर्मूले, लेकिन जो बायो वाले स्टूडेंट हैं वो प्लीज ये फॉर्मूले जरूर याद कर लेना। कि अगर मैं आपको यहाँ पर कहूँ कि पहला जो फॉर्मूला है वो आपके पास है स्क्वेयर वाले। ठीक है, कि अगर आपको ऐसे दिया हो कि साइन स्क्वेयर थीटा एंगल दिया हुआ हो, तो इसकी जो वैल्यू होती है 1 - cos 2 थीटा अपॉन में 2 होती है। और अगर आपको मैं कहूं कोस स्क्वेयर थीटा, तो ये होती है 1 + cos 2 थीटा अपॉन में 2। ये दो फॉर्मूले आपने याद करने हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले 11th क्लास में आते हैं और बायो वाले बच्चों को ये फॉर्मूले पता नहीं होते। तो ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं, क्योंकि जो cos 2 थीटा होता है ना, उसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो 1 - 2 साइन स्क्वेयर थीटा, और जो cos 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वेयर थीटा -1। तो यहां से ये दोनों फॉर्मूले बने कि इसको अपने देखो cos 2 थीटा को इधर लेके आए, 2 साइन स्क्वेयर थीटा को इधर लेके आए, फिर 2 को अपने इसके अपॉन में ले गए। तो आपको याद रखना कि जब साइन वाला आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, और cos वाला आएगा तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, और आपने इसको प्रूव भी कर सकते हैं। अगर आप इसको प्रूव करना चाहो कि थीटा की वैल्यू आप 30 डिग्री रख के देखो, मान लो, तो साइन स्क्वेयर 30 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, साइन स्क्वेयर 30 डिग्री, और 1 - cos 2 × 30 डिग्री बटा में 2। तो साइन स्क्वेयर 30, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये 1/4 आ जाएगी यहाँ पर। और ये यहाँ पर 1 - cos 2 × 30 डिग्री। ठीक है, तो अब अपने यहाँ पर जो वैल्यू निकालेंगे इसकी, वो क्या आ जाएगी कि cos 2 × 30 यानी cos 60 डिग्री आ जाएगा। cos 60 और बटा में 2 है, 2 था यहाँ पे। तो cos 60 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/2 होती है। तो 1 - 1/2 अपॉन 2, तो 1 - 1/2 1/2 हो गया, और 1/2 नीचे आके 2 × 2 1/4। तो ये प्रूव भी हो जाते हैं। इसी कारण ये आपको दोनों फॉर्मूले इस चैप्टर के लिए स्पेशली ध्यान रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इस चैप्टर में काम आएंगे बहुत। ठीक है ना, तो इनके बिना डेरिवेशन नहीं हो पाएगा, तो ये प्लीज आप याद रखना। और इनको यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जब इंटीग्रेशन में ये साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा आ जाता है तो इसकी वैल्यू अपने को नहीं पता होती, तो अपने इसको इस फॉर्म में चेंज करते हैं, क्योंकि साइन और कोस की वैल्यू अपने को पता होती है। तो ये दोनों फॉर्मूले के बायो वालों को कह रहा हूँ रट्टा लगा लो, अच्छे तरीके से रट्टा लगा लो, अगर 10वें चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से समझना, इसके डेरिवेशन करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक ये फॉर्मूले आपके याद हो जाने चाहिए। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। एक एक चीज मैंने बताने की ट्राई की है। तो इस चैप्टर को ओनली प्रैक्टिस से तैयार किया जा सकता है, क्योंकि डेरिवेशन जितने भी होते हैं उसको आप प्रैक्टिस से याद कर सकते हो। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको डेरिवेशन आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।